तो है ना, तुम्हारा क्वेश्चन था कि अच्छा अगर बाहर हम लोग करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर हम लोग बाहर वाले स्फेयर को अर्थ करते हैं, अर्थ करने का पर्पस यही होता है कि, किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ करते हैं तो अर्थ से वो कंडक्टर नेसेसरी चार्जेस पुल करता है या चार्जेस को डंप करता है अर्थ में, सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल लाने के लिए जितना भी चार्ज चाहिए होगा वो चार्ज ले लेगा। लेकिन अगर बाहर वाले कंडक्टर को हम ग्राउंड करते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस आता नहीं। इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी कनेक्ट करने का, बैटरी का काम ये है, जब भी हम किसी दो कंडक्टर के बीच में बैटरी लगाते हैं तो बैटरी, इस पूरे सिस्टम को तुम आइसोलेटेड मान सकते हो। तो बैटरी हमेशा जितना भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पहले कंडक्टर पे डिपॉजिट करेगी, एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले कंडक्टर से एक्सट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो बैटरी ऐसा नहीं कर सकती कि इस पे 10 कूलम डाले, इस पे 5 कूलम डाले, या बैटरी दोनों पे बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही डालेगी। ठीक है, तो जैसे ही हम आउटर स्फीयर को अर्थ करते हैं तो इसके बाद अगर हम बैटरी कनेक्ट भी कर देते हैं यूं, तो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलता है और वो स्मॉलर स्फीयर के आउटर सरफेस पे डिपॉजिट होता है। बैटरी से नेगेटिव चार्ज निकलता है और वो लार्जर स्फीयर के इनर सरफेस पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, और इसके बीच में फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं और ये फील्ड लाइंस कंप्लीटली इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में रहती हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स के बिल्कुल बीच में रहेंगी और कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, आउटर सरफेस छोटे स्फेयर से और इनर सरफेस लार्जर स्फेयर तक ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करने से नेचुरली जो आउटर स्फेयर का पोटेंशियल है ना, वो तो जीरो आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम जो आउटर स्फेयर है उसका पोटेंशियल जीरो आ रहा है और इस केस में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं और एग्जैक्टली इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने कैपेसिटेंस डिराइव किया है 4πε0 AB अपॉन बी माइनस ए। अब इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि किसी भी केस में तुम V वोल्ट की बैटरी लगा करके दोनों पे चार्ज देख लो। ठीक है, चार्ज अगर देख पाते हो तो तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, कितना चार्ज आ गया अगर पता है तो तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं इन्हीं दोनों स्पेयर्स में, इसको थोड़ा मैं इस बार हम दोनों स्पेयर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं कि ये इनर स्फेयर है, ठीक है, और ये आउटर स्फेयर है। ठीक है, और इस बार ठीक है हम अर्थिंग अर्थिंग अंदर वाले स्फेयर को कर देते हैं। जो अंदर वाला स्फेयर उसको अर्थ किया है। ठीक है, तो अब बैटरी क्या करेगी? अब पूछा गया कि अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटेंस कितनी होगी? अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यूनिट वोल्ट के लिए ये अरेंजमेंट कितना चार्ज स्टोर करेगा? ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं ये दोनों रिजल्ट्स याद दिला देता हूँ कि ये स्मॉलर स्फेयर है, लार्जर स्फेयर है। इन दोनों कंडक्टर्स के लिए अगर कैपेसिटेंस पूछी जाती है तो वो 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए की इक्वल आती है। ठीक है, हम ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अब इसके बाद हम बोलते हैं कि जो लार्जर स्फेयर है ना, अगर उसकी रेडियाई को हम बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है स्मॉलर स्फेयर से, तो उस केस में ये जो रिजल्ट है वो रिड्यूस होकर के हो जाता है 4πε0 ए के इक्वल।
ठीक है, मतलब ये जो लार्जर स्फीयर है ना, इसकी रेडियस अगर इन्फिनिटी हो गई है, तो जो इनर स्फीयर है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इसी पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। और इनर स्फीयर की आउटर सरफेस पर चार्ज होता है, और जो लार्जर स्फीयर है उसके अंदर वाले सरफेस पर ये चार्ज था। तो जब ये स्फीयर बड़ा होते जाता है, तो ये जो चार्ज है ना, इसी बड़े स्फीयर पर रहता है, और जब बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक एक पर इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि लार्ज करते 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 हम इसको बहुत लार्ज कर देते हैं, या फिर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि जो दूसरा कंडक्टर है बहुत दूर चला गया। तो इसकी जो फील्ड लाइन है ना, इस तरह से फील्ड लाइन थी आउटर स्फीयर के बीच में, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर ये स्फीयर बहुत दूर चला जाता है, तो ये फील्ड लाइन ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है, क्योंकि ये जो अंदर वाला स्फीयर है और ये बाहर वाला जो स्फीयर है, ठीक, एक्चुअली तो फील्ड लाइंस तुम गेस कर सकते हो, कुछ ऐसे करके होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके होगी। ठीक है, आगे कहीं से ऐसे, ये दोनों पे सेम चार्ज है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस निकल के ऐसे टर्मिनेट होगी, कुछ इस टाइप का केस होगा। लेकिन अगर ये स्फीयर बहुत दूर है और बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत लार्ज है, दूर है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो इसी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की इक्वल होगी, और उसके आसपास जो फील्ड है ना, वो कुछ इसी तरह की है। ठीक है, वैसी है जैसे कि स्मॉलर और लार्जर स्फीयर के बीच में बी की वैल्यू बहुत लार्ज कर दी थी, तब जो फील्ड लाइंस थी, तो विसिनिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर के लिए फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लार्जर स्फीयर को बड़ा करते जाते, बड़ा, यहाँ तक कि हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो पिक्चर में हमें एक ही स्फीयर दिख रहा है। ठीक है, पिक्चर में हमें एक ही स्फीयर दिख रहा है, लेकिन ये एक स्फीयर नहीं है, इसका जो दूसरा स्फीयर है ना, वो अर्थ है। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो आउटर स्फीयर पर, आउटर सरफेस पर है। जो इसका नेगेटिव चार्ज है ना, वो अर्थ के सरफेस पर आ गया, अर्थ पर आ गया। ठीक है, और ये दोनों मिल करके जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैपेसिटेंस हमने, ठीक है, डिराइव किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये स्मॉलर स्फीयर की रेडियस पर। ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर हमें सिंगल स्फीयर दिया गया है, तो उसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की इक्वल होती है। चार्ज सिंगल स्फीयर के आउटर सरफेस पे डिपॉजिट होता है, और ये चार्ज अर्थ पे जो आए हुए चार्ज है उसके साथ कैपेसिटेंस फॉर्म करता है। मतलब इन दोनों के बीच में हम यूनिट वोल्ट लगाएंगे, तो उस यूनिट वोल्ट के करस्पॉन्डिंग ये चार्ज हमारा अरेंजमेंट स्टोर करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बैटरी है, बैटरी क्या करती है, जितना भी चार्ज पॉजिटिव पे डालेगी उतना ही नेगेटिव पे डालेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर ये अर्थिंग नहीं होता ना, तब तो इस पे मान लो प्लस क्यू आता और इस पे माइनस क्यू आता, इक्वल एंड ऑपोजिट आते, और ये दोनों चार्जेस कैसे अरेंज होते, तो आउटर और इनर सरफेस पर होते और फील्ड ट्रैप हो जाती। ठीक है, लेकिन अब अर्थ कर दिया गया है। अब अब क्या किया गया, इनर सरफेस को अर्थ कर दिया गया, मतलब दोनों पे चार्जेस तो आएंगे, और दोनों पे चार्जेस कैसे आएंगे, कि जितना पॉजिटिव चार्ज इनर स्फीयर पे रहेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज लार्जर स्फीयर पे रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और ऐड हो गई है, कि क्योंकि इनर जो स्मॉलर स्फीयर है उसको ग्राउंड कर दिया गया है, तो तो इन पे जो चार्जेस है ना, इन पे चार्जेस ऐसे ही आने चाहिए कि अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो अंदर बैटरी को क्या करना है, कि कुछ चार्ज निकाल करके छोटे स्फीयर से निकाल के कुछ बड़े वाले स्फीयर पे डिपॉजिट करना है। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल ने पॉजिटिव चार्ज
स्मॉलर स्फेयर पर डिपॉजिट किया और नेगेटिव टर्मिनल ने नेगेटिव चार्ज आउटर स्फेयर पर डिपॉजिट किया। लेकिन इसको मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इस पे डाला और नेगेटिव चार्ज इस पे डाला, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है कि अंदर वाले स्फेयर पे उतना ही चार्ज आए जितना कि बाहर। तो बैटरी क्या करेगी, जितना चार्ज अंदर वाले स्फेयर पे उतना चार्ज बाहर वाले स्फेयर पे लाएगी, ठीक है। लेकिन चार्जेस इस तरह से लाने हैं, ठीक है, चार्जेस इस तरह से लाने हैं कि अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी जो हम गेस कर सकते हैं, हम सोचेंगे बैटरी है, अगर दोनों पे सेम चार्ज रखेगी तो लेट अस अज्यूम कि आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज, जो पिछला अरेंजमेंट था, तुम्हारे पहले तो दिमाग में यही आएगा ना कि बैटरी है, दोनों पे सेम चार्ज डालना है। इस पे प्लस क्यू और ये बैटरी है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज ये बैटरी डालेगी, ठीक है। और ऐसे चार्ज की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या इस चार्ज अरेंजमेंट की वजह से अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल जीरो आ रहा है या नहीं। तो अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करेंगे, अंदर वाले इनर स्फेयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, आउटर स्फेयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इनर स्फेयर का जो पोटेंशियल है ना, वो तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/a -1/b, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल निकाल है। और इस चार्ज अरेंजमेंट के लिए आउटर स्फीयर का पोटेंशियल निकाल है, वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर चार्ज अरेंजमेंट, ये पर्टिकुलर चार्ज अरेंजमेंट तो अर्थिंग के केस में पॉसिबल नहीं, क्योंकि अर्थिंग का मतलब है अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होना। यहाँ पे अंदर वाले कंडक्टर का तो पोटेंशियल जीरो है ही नहीं, बाहर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, चार्ज इसी तरह से आएंगे कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो जाए। अब तुम इसको देख करके बता सकते हो कि अगर दोनों पे सेम, अच्छा, पहला पॉइंट है कि दोनों पे जो चार्जेस आएंगे वो कुछ इसी तरह से आएंगे, आउटर पे और इनर पे आएंगे, ठीक है। आउटर और इनर पे सेम चार्जेस आएंगे, ठीक, ये गारंटीड है, ठीक। आउटर सरफेस पे स्मॉलर स्फीयर के और इनर सरफेस पे लार्जर स्फीयर के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आने हैं, ठीक है। तभी तभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं हो रही, ठीक है। एक कंडीशन ये है, कोई भी चार्ज 100% गारंटी है ऐसे कंडक्टर अरेंजमेंट के लिए, कोई भी चार्ज इनर स्फीयर पे नहीं आ सकता, इनर सरफेस पर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे जैसे चार्ज आ जाएगा तो गॉसेस लॉ इनवैलिडेट करेगा, मतलब अगर इनर सरफेस चार्ज हो गया तो यहाँ पर फील्ड आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, आउटर सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है, आउटर सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है। तो उससे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, लेकिन इनर सरफेस पे, स्मॉलर स्फीयर के इनर सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सोचेंगे कि ऐसा क्या अरेंजमेंट होगा जिससे कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होने के लिए तुम सोचोगे, अगर अंदर वाले अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ कि क्यू अपॉन ए प्लस के माइनस क्यू अपॉन बी। तुम देख सकते हो कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, हमें बाहर वाले से मतलब नहीं है, अर्थिंग का मतलब है अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर दोनों कंडक्टर्स पे सेम चार्ज है, मतलब कि दोनों पे अलग अलग चार्ज आना पड़ेगा। अब ये अलग अलग चार्ज कैसे आएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी में की वजह से तुम सोचोगे दोनों पे सेम चार्ज होना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग लेटेस्ट से अलग अलग चार्ज आ जाता है किसी तरह से। तो अलग अलग चार्ज इस तरह से आना पड़ेगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाए।
तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए दोनों पे चार्जेस कैसे कैसे आने पड़ेंगे अगर तुम गेस करोगे, तो इसको हम Q1 अज्यूम कर लेते हैं, अंदर वाले पर Q1, ठीक है, और बाहर वाले पे Q2 अज्यूम कर लेते हैं, -Q2, ठीक है। और ये पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है इन पे चार्जेस कैसे कैसे आए पता है? इसको मैं चार्जेस कैसे कैसे आए हैं इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Q1 अपॉन A इक्वल्स Q2 अपॉन B, मतलब हम बोल रहे हैं पहले वाले मतलब छोटे वाले स्फेयर पे Q1 चार्ज आ रहा है और बड़े वाले स्फेयर पे -Q2 चार्ज आ रहा है, ठीक है। बड़े वाले स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, छोटे वाले स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बड़े वाले स्फेयर पे जो चार्ज है वो भी ज्यादा है और छोटे वाले स्फेयर पे चार्ज है कम है, ठीक है। दोनों पे जो चार्जेस आएंगे उनके रेडियस के प्रोपोर्शन, सिर्फ इसी कंडीशन में अंदर वाले अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। तो इस काम को हमारी बैटरी और ये अर्थिंग अचीव कैसे करेंगे, तो कैसे अचीव करेंगे इसको समझने के लिए तुम ऐसा चलो कोई फिगर ले लेते हैं। मान लो जो रेडियाई है ना वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो चार्जेस आएंगे वो 20 माइक्रो कूलम अंदर वाले स्फेयर पे और 30 माइक्रो कूलम बाहर वाले बाहर वाले इस पे बाहर वाले स्फेयर पे -30 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। अगर इतना इतना चार्ज इन दोनों कंडक्टर्स पे आ जाता है तो फिर अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अर्थिंग इस बात को अश्योर करेगी कि इन दोनों कंडक्टर्स पे एग्जैक्टली 20 और -30 माइक्रो कूलम भी चार्ज आए। तो 20 माइक्रो कूलम और -30 माइक्रो कूलम चार्जेस कैसे कैसे अरेंज होंगे, तो कैसे कैसे अरेंज होने के लिए हम बोलेंगे कि अंदर वाले स्फेयर के आउटर सरफेस पे ये 20 माइक्रो कूलम जाएगा, ठीक है, और इनर स्फेयर पे -20 जाएगा, ऑब्वियस है। और जो जो आउटर है ना उसपे माइनस जो बचा हुआ चार्ज है वो आउटर पे चला जाएगा। चार्जेस बिल्कुल इस तरह से अरेंज होंगे। पहले चार्जेस कैसे अरेंज होंगे ये समझना जरूरी है, ये कंडक्टर्स है ना, ठीक है। तो बाहर वाले पे जो -10 है वो इस तरह से यूं आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बैटरी तो दोनों पे सेम चार्ज डिपॉजिट करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए, हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो अंदर वाला स्फेयर है ना उसके साथ अर्थ कनेक्टेड है। तो अर्थ कनेक्टेड होने का मतलब बैटरी तो देखो कुछ ऐसा ऐसी सिचुएशन है कि हमारा अंदर वाला स्फेयर है और ये बाहर वाला स्फेयर है, ठीक है। ये बाहर वाला स्फेयर है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आउटर सरफेस पे ये +20 आ गया है, +20 आ गया है, और जो -30 है वो किस तरह से आएगा, तो -30 में से जो -20 है ना वो अंदर वाले स्फेयर पर जाएगा, ठीक है। और -30 में से जो -10 है वो बाहर वाले स्फेयर पर जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर जाएगा, ठीक है। -10 बाहर। अगर ये चार्जेस इस तरह से चार्जेस अरेंज होंगे तो अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल बिल्कुल जीरो होगा। तो ग्राउंडिंग इस बात को कैसे अश्योर करता है, तो ग्राउंडिंग इस तरह से अश्योर करता है कि जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना तो बैटरी जितना पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करती है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे कंडक्टर, एक पे जितना पॉजिटिव उतना ही दूसरे पे नेगेटिव। तो यहाँ पे बैटरी जो ये आउटर स्फेयर आइसोलेटेड है, तो आउटर स्फेयर के बारे में हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि बैटरी ने एग्जैक्टली -30 माइक्रो कूलम चार्ज नेगेटिव कंडक्टर को पर स्टोर किया है। तो बैटरी एग्जैक्टली +30 चार्ज पॉजिटिव वाले कंडक्टर को स्टोर डिपॉजिट करेगी,
ठीक है, तो बैटरी से तो +30 आया है, लेकिन अगर +30 यहाँ पर रह जाता है तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा। तो अर्थिंग वाला केबल क्या करता है कि ये इसमें +30 में से 10 कूलम्ब को ना अर्थ में डाल देता है। अर्थ का मतलब है ये अर्थ इस तरह से कनेक्टेड है और वो ह्यूज, ये सारा जो एक्स्ट्रा 10 है ना वो अर्थ पे चला गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 10 है वो अर्थ पे चला गया है। ठीक है, तो चार्जेस कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। अब अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस पूछी जाएगी कि ऐसे अरेंजमेंट की क्या होगी, तो हम सोचेंगे यहाँ पे एक तरीका है कि तुम ना एग्जैक्टली ये सब सारे चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ए और बी के टर्म्स में। 1 मिनट में हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तुम 20 वोल्ट की बैटरी लगाओ, नहीं नहीं, चार्ज देख लो कितना कितना है, इन दोनों पे चार्ज देख लो। इस पे Q1 मान लिया, इस पे Q2 मान लिया, तो टोटल चार्ज जो बैटरी ने डिपॉजिट किया है दोनों पे वो Q2 है। इस पे भी Q2 डिपॉजिट किया है, लेकिन Q1 अर्थ से Q2 में से Q2 में से Q2 माइनस Q1 चार्ज अर्थ में चला गया, बाकी चार्ज यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो ये Q2 पता चल गया, V पता चल गया, तो Q2 के करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। और वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, तो ये तो 0 है, इसका वोल्टेज तो 0 है। अब इस नेगेटिव वाले का अगर पोटेंशियल निकालोगे, तो चलो मैं एक बार डेफिनेशन से भी कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। चार्ज तो हमें पता है कि बैटरी ने Q2 डिपॉजिट किया है हमारे कंडक्टर पेयर पे। वोल्टेज कितना है, तो एक का 0 है तो दूसरे का निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। ये कुछ नेगेटिव में ही होगा वैसे तो। कितना है Q1 अपॉन B और इसका माइनस Q2 अपॉन कितना B। तो जो वोल्टेज है इसका Q1 माइनस Q2 अपॉन B के इक्वल। ठीक है, और ये नेगेटिव में है, ये 0 है और ये -10 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, मतलब हायर माइनस लोअर करेंगे तो जो वोल्टेज डिफरेंस है ये हम आउटर स्फीयर का निकाले, वो Q2 माइनस Q1 अपॉन B के इक्वल है। ठीक है, और हमें चार्ज हमें कैपेसिटेंस का मतलब है Q2, क्योंकि चार्ज Q2 है अपॉन डेल्टा V, यही तो कैलकुलेट करना है। तो इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे हम। ये जो डेल्टा V है ना, इसमें Q2 माइनस Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं B अपॉन A टाइम्स Q2 ना। Q1 को लिख सकते हैं Q2 बाई B था ना, हाँ सही तो है B, नहीं हमें Q1 निकालना है ना, सॉरी सॉरी। इसको लिख सकते हैं Q2 अपॉन B, हाँ A Q2 अपॉन, थैंक यू, B, ठीक अपॉन B। ठीक है, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, तो तुम्हें इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने के यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, ये हर जगह के है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि इसी अरेंजमेंट को हम थोड़ा अलग तरह से देखते हैं, मतलब डेफिनेशन नहीं अप्लाई करते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली 2 कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। एक तो नॉर्मल कैपेसिटर, नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर, ये फॉर्म हो ही रहा है इस तरह का। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल कैपेसिटर फॉर्म हो ही रहा है, लेकिन एक और दूसरा कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर के बीच में, जिसकी कैपेसिटेंस नोन है। सॉरी, और दूसरा कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, अब ये जो आउटर सरफेस पर जो ये चार्ज है ना, इसको तुम देखो, ये एक्चुअली यहाँ से ऐसे फील्ड होगी, और ये सब, ये जो आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है, आउटर सरफेस पर जो चार्ज, ये अर्थ के साथ मिल करके एक कैपेसिटर बनाया, क्योंकि तुम्हें बताया है कोई भी सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 4πε0 r की इक्वल होती है, और ये कैपेसिटर अर्थ के साथ कैपेसिटेंस फॉर्म करता है। दूसरा कंडक्टर नहीं दिख रहा है, दूसरा कंडक्टर अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो दूसरा कैपेसिटर है वो आउटर स्फीयर और अर्थ के बीच में है।
तो इसमें ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो तुम देख सकते हो कि हमें इन्हीं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी थी, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। तो तुम पहला वाला जो कैपेसिटर है वो भी अर्थ और दूसरे स्फेयर के बीच में है, और जो दूसरा कैपेसिटर है वो भी दूसरे स्फेयर और अर्थ के बीच में है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं अगर फील्ड के टर्म्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे हमने अर्थ लगा दिया, तो एक कैपेसिटर तो ये वाला फॉर्म हो गया, कि इसको इमेजिन कर पाए। और जो दूसरा कैपेसिटर है ना वो इस तरह से अर्थ इस तरह से ऐसे अर्थ के पास सारी फील्ड लाइन जा रही है, ये भी। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक तो ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, वो आउटर स्फेयर और अर्थ के बीच में है। और जो दूसरा कैपेसिटर है वो भी तुम देख सकते हो आउटर स्फेयर और वो भी अर्थ के बीच में। ये वाला पॉइंट और ये वाला जो अर्थ है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर दोनों की कैपेसिटेंस हमें पता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं और दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है सुहाना, क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. Thank you.